हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में फोर्स ऑफ बायनेंसी पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ हम फोर्स ऑफ बायनेंसी का बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चंस में दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी डेंसिटी d1 और d2 है। इसके जो कॉमन फेस हैं EF, ये आपस में ग्लूड कर दिए गए हैं, मीन्स आधेशिव। सिंपल शब्दों में बोलें तो आपस में ये आधेशिव यानी फेविकॉल से जोड़ दिए गए हैं। D1 का वैल्यू दिया हुआ है 400 kg/m³। D2 का वैल्यू दिया हुआ है 600 kg/m³। इंटरफेस सरफेस EF का जो सरफेस एरिया है वो दिया हुआ है 100 cm², और ईच पार्ट का जो वॉल्यूम है वो 1 m³ दिया हुआ है। क्वेश्चंस में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जिस अधेसिव से ये दोनों ज्वाइंट किए गए हैं उसकी ब्रेकिंग फोर्स यानी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 500 न्यूटन। यदि ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लॉट कर रहा है तो फ्लॉटेशन के साथ हम यदि इसको स्लोली नीचे ले जाएं तो किस डेप्थ में जाकर ये एक दूसरे से अलग हो जाएगा। क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है फाइंड द डेप्थ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच जो सरफेस EF है, कॉमन सरफेस EF, वो अबाउट टू डिटैच टुगेदर हो जाए। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले सम बेसिक पार्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ बायनेंसी उसको भी यहाँ सीखना ज़रूरी है, जो कि आपको अनदर क्वेश्चंस बनाने में हेल्प आउट करेगा। जैसा कि तुम्हें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में इमर्ज करते हैं। सपोज ये हमारा लिक्विड है और कोई एक ऑब्जेक्ट जिसकी शेप हम सिंप्लिसिटी के लिए या तो क्यूबिकल शेप में या सिलिंड्रिकल शेप में कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम D ले रहे हैं। सराउंडिंग में जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो ले रहे हैं। यदि D का वैल्यू रो से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये सिंक कर जाएगा, और यदि हमारा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगा तो उस सिचुएशंस में ये पार्शली इमर्ज होकर फ्लॉट करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ जो फ्लॉटेशन होते हैं ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव डेंसिटी पर डिपेंड करता है। यदि D रो के इक्वल हो गए तो फिर इनसाइड लिक्विड यानी वेयर जहाँ पर ले जाकर इसको छोड़ेंगे वो उस पोजीशन में फ्लॉट करता रहेगा। फोर्स ऑफ बायनेंसी का वैल्यू जो होते हैं उसकी मैग्नीट्यूड वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। सपोज इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी D है, और सराउंडिंग में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है। तो बायनेंसी फोर्स का वैल्यू जब हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है उसकी वैल्यू हम V ले रहे हैं, सराउंडिंग में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो ले रखे हैं, और G से मल्टीप्लाई करने से हमें ये बायनेंसी फोर्स का वैल्यू आएगा। बायनेंसी फोर्स क्यों होते हैं, तो इसका रीज़न बिहाइंड होता है इट इज़ वेट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। बायनेंसी फोर्स किसके बराबर होते हैं, तो मैंने लिखा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, पर फर्दर हम क्या ले रखे हैं, इट इज़ ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन बिटवीन लेयर्स, है ना। जो लेयर का मतलब अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में जो लिक्विड है, जैसे जैसे नीचे आएंगे लेयर का वैल्यूज बढ़ता जाएगा, यानी नीचे में इसके ऊपर लेयर
ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली लिक्विड के द्वारा नीचे में लगने वाला फोर्स का वैल्यू लिक्विड के द्वारा ऊपर में लगने वाले फोर्स के कंपेयर में ज़्यादा होगा। ऊपर वाले फोर्स को यदि हम प्रेशर के टर्म में P1S लिख रहे हैं, नीचे वाले को हम P2S लिखेंगे। लिक्विड के द्वारा सराउंडिंग से भी फोर्स लग रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो सरफेस है हमने कंप्लीट वर्टिकल लिया है। तो यहाँ पर जो वाइंसी फोर्स का वैल्यू है, जैसा मैंने बताया, जो सराउंडिंग में लिक्विड प्रेजेंट है उसके द्वारा जो लगने वाला फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो वैल्यू हमारा होगा P2S माइनस P1S। और यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो डिफरेंस होगा दैट इज H rho Z मल्टीप्लाई विथ S के बराबर होंगे। H और S को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और ये हमारा रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा इनटू G के बराबर होंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर हम क्या फील्ड कर रखे हैं, वाइंसी फोर्स को इससे कोई लेने देना नहीं है। यदि डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो सर्टेनली ये सिंक कर जाएगा, और यदि इसी पोजीशन पर रखना है तो फिर उस केस में हम किसी स्ट्रिंग से इसको होल्ड करके रखेंगे और तब हमें स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट यदि ये फ्लॉट कर रहा है, इसका मतलब इसकी वेट इस वाइंसी फोर्स से बैलेंस है। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बातें सीड हो जाती है कि वाइंसी फोर्स यदि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जिस लिक्विड को ले रखे हैं, जो मटेरियल है, सराउंडिंग में जो प्रेजेंट लिक्विड है, यदि उसकी और इसकी डेंसिटी सेम है तो व्हाई नॉट वी कंसीडर एज सच ये जो हमारा बाउंड्री है वो एक नेग्लिजिबल थिकनेस का ले लें और इसके अंदर हम वही लिक्विड को फिल कर दें जो इसके सराउंडिंग में लिक्विड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में जो लिक्विड का वेट है वही वेट हमारा वाइंसी फोर्स के बराबर हो रहा है। यदि हम कंटेनर के अंदर लिक्विड वही रखें जो सराउंडिंग में है, बट कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको नॉन यूनिफॉर्म कर दें, लुक लाइक दिस, बेस सेम रखें बट इसको थोड़ा ऐसा एक्सटेंड कर दें, तब तो आपके दिमाग में ये होगा कि अगेन ये ऑब्जेक्ट तो फ्लॉट कर रहा है बिकॉज ऑब्जेक्ट की डेंसिटी D और सराउंडिंग की लिक्विड की डेंसिटी रो सेम ले रखे हैं, बट कंटेनर के इनसाइड लिक्विड का वेट तो बढ़ गए, जबकि यहाँ पर वेट जो था वो वाइंसी फोर्स के वैल्यू के बराबर था। पर यहाँ वेट बढ़ जाने के बाद भी यदि ये फ्लॉट कर रहा है तो ये पॉसिबल कैसे हैं? तो इसका जवाब है कि जो सराउंडिंग में लिक्विड है, अब इस इंक्लाइन सरफेस में परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एक एडिशनल फोर्स डेवलप कर रहे। ऊपर से और नीचे से जो फोर्स लग रहे थे वो तो हमारा रहेगा ही, साथ में हमें ये नो डाउट ऊपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ऊपर से लगने वाला फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगे, नीचे तो उतना ही फोर्स लग रहे हैं बाय लिक्विड, लेकिन यहाँ पर जो एडिशनल नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं उसकी वर्टिकल कंपोनेंट अब कैपेबल हैं इसके वेट को बैलेंस करने के लिए। उसी ढंग से यदि हम इसको इन्वर्टेड टैपर्ड कर दें जहाँ पर लिक्विड का वॉल्यूम हमारा कम हो, तो अब आप क्या बोलेंगे कि ये जो नॉर्मल फोर्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करके जो भी हमें वॉल्यूम के वैल्यूज़ के जो वेट आ रहे हैं जो कम है वो इसके द्वारा कंपनसेट होंगे। हाइड्रोडायनामिक्स में इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी बोलते हैं, यानी वॉल्यूम ज़्यादा हो या कम हो, एडिशनल जो भी वेट या डिफिशिएंसी ऑफ वेट हैं वो नॉर्मल फोर्स के द्वारा कंपनसेट हो जाते हैं। स्टूडेंट, हम उस क्वेश्चंस में क्या लिए थे कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की वॉल्यूम जो दी हुई है वो 1 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट ये था, यदि ये कंबाइंड ग्लूड होने के बाद लिक्विड में फ्लॉट कर रहा है जबकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग थी, ये D1 और ये हमारा क्या है D2। D1 का वैल्यू दिया हुआ था इस क्वेश्चंस में 400
kg बाई मीटर क्यूब और D2 का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 600 kg बाई मीटर क्यूब। कंबाइंड जो वेट हैं वो वाइंसी फोर्स से बैलेंस हैं। यहाँ पर यदि हम वाइंसी फोर्स की बात करें तो आप सीधा क्या लिखोगे, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर सपोज लिक्विड का डेंसिटी रो ले तो वी रो जी प्लस वी रो जी, जहाँ रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले रखे हैं, इक्वल टू वी D1 जी प्लस वी D2 जी। और यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड का वैल्यू क्या निकालोगे, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2, 400 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2 करने से ये वैल्यू आते हैं 500 kg बाई मीटर क्यूब। देखिए स्टूडेंट, यदि हम इंडिविजुअली सिर्फ ऊपर वाले को हम लिक्विड में रखेंगे तो ये पार्शली इमर्ज होकर फ्लोट करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। और ये यदि हम इंडिविजुअली रखेंगे D2 को विदाउट इंटैक्ट तो ये सिंक कर जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, 600 का वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन जब ये कंबाइंड कर दिया जाए तो क्वेश्चंस में कहता है कि कंबाइंड यूनिट नाउ फ्लोटिंग फुल्ली इमर्ज इनसाइड दिस लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ हमारा स्टूडेंट कि यदि हम जो प्रीवियस हमने लिखा था उसकी बात पहले एक बार देख लें कि ऐसे इस ऑब्जेक्ट को यदि हम अलग किए तो क्या क्या फोर्स लग रहा था बाई लिक्विड। इसकी सरफेस एरिया दी हुई है हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाई लिक्विड इसमें जो फोर्स लगेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में वो P' ले रखे हैं। इसके एबव लिक्विड हैं उसके द्वारा जो फोर्स लग रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो P1S, ये हम P' डैश करते हैं और ये हमारा P1S करते हैं। जो कि ये सरफेस टैपर्ड है, हॉरिजेंटल होता वर्टिकल होता तो फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगता, पर टैपर्ड यदि हैं तो फोर्स टैपर्ड सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। इसकी हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगी और नेट हमें वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा दोनों सरफेस पर, जिसको हम NY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइंसी फोर्स यदि हमें लिखना होगा इस ऑब्जेक्ट में तो हम फोर्स बाई सराउंडिंग लिक्विड लिखेंगे जो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इस N का जो बाई कंपोनेंट है दोनों तरफ मिलाकर वो ऊपर की ओर लिख रहे हैं, डेट इज इक्वल टू यहाँ पे N/, ऊपर और ये वैल्यू P1 डैश, यानी ये जो हमारा है, या तो इसको हम लोग ठीक है P1S1 डैश है, तो ये वैल्यू P1S1 डैश जो लिक्विड के द्वारा लग रहे हैं ये ऊपर की ओर लग रहे हैं, साथ में यहाँ पर NY भी ऊपर की ओर लग रहा है ना, और P1 डैश ये P1S नीचे की ओर लग रहा है। तो हम यदि इसको लिखना शुरू करें नेट वाइंसी फोर्स की जगह पर तो FB जो अपवर्ड फोर्स हैं ये वैल्यू हो जाएंगे NY, राइट, और ये ऊपर के डायरेक्शन है नीचे की ओर, ये वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग P1S और ये वैल्यू ऊपर की ओर लग रहे हैं, डेट इज P'(S'). ये हमारा हो गया वाइंसी फोर्स का वैल्यू। उसी ढंग से यदि ये हमारा इसके साथ इंटैक्ट दूसरा वाला पार्ट नहीं होता तो बाई लिक्विड जो फोर्स इसमें लग रहे हैं इस फोर्स को हम लोग P2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया सेम है P2S। ये से N का जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, डेट इज NY डैश। चूँकि ये हाइट और ये हाइट अलग होंगे तो लिक्विड के डेप्थ के साथ फोर्स का वैल्यू बढ़ते हैं, और ये फोर्स हम जो वहाँ दिखाए वही फोर्स हमारा क्या है P1S1 डैश। अब इसमें यदि हम फोर्स दिखाएंगे स्टूडेंट तो वाइंसी फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में है दिस इज इक्वल टू FB और ये वैल्यू हमारा है P2S। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा है NY डैश और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा है डेट इज P'(S'). तो ये हमने लिखा वाइंसी फोर्स का वैल्यू। वाइंसी फोर्स का मतलब नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। अब स्टूडेंट यदि हम इसको एक बार देख लीजिए, ये वाले चेक कर लीजिए, P2S पॉजिटिव लिए, NY डैश नेगेटिव लिए, P'(S' नेगेटिव लिए, और उसी ढंग से इसमें अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए P'(S')
एन वाई पॉजिटिव लिए और P1S नीचे की ओर लिख रहे हैं। अब यदि क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है, यदि हम इसको इंटैक्ट कर दे रहे हैं, आपस में ज्वाइंट कर दे रहे हैं, जैसा मैंने बताया ईच इंडिविजुअल वन, ये हमारा पार्शली इमर्ज होकर फ्लॉट करेगा, ये सिंक कर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम इसको इंटैक्ट कर दें तो इंटैक्ट करने के बाद हमें क्या फ़र्क पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले बात, जैसे आप इसको ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट के अंदर तो लिक्विड रहेगा नहीं। यदि लिक्विड नहीं होगा स्टूडेंट, तो कौन सी फोर्स नहीं रहेगी। ऑब्वियस है, यहाँ पर जो लग रहे थे इस सरफेस में बाई लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स, दैट इज P'(S') ये नहीं होगा, और इसमें जो बाई लिक्विड फोर्स लग रहा था P'(S') ये भी नहीं रहेगी। दूसरी बात, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो बाई लिक्विड इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये वाली वैल्यू, और इस पर जो फोर्स लग रहा है, देखिए यदि हम प्रेशर डिफरेंस लें, चाहे वो सरफेस के जस्ट नीचे ये पूरी यूनिट को रखें या बहुत नीचे लिखें, दो लेयर के बीच में प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू सेम रहेंगे, प्रोवाइडेड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डेप्थ के साथ चेंज ना करे। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे ले जाएंगे, ये वाली फोर्स का वैल्यू और इस वाली फोर्स का वैल्यू में ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएंगे। तो ये अपने साथ यदि साथ में रखे हुए, इसका मतलब यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हमने कहा था साधारण भाषा में फेविकॉल्स, उस फेविकॉल मॉलिक्यूल्स का फोर्स अपने साथ रखने का मतलब है कि यहाँ पर ऊपर वाले लेयर में ये इधर फोर्स लगाएगा, जिसको हम Fg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसमें फोर्स किधर लगेंगे, Ft का डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो इंटैक्ट करने से ये वाले वैल्यू जो ऊपर लग रहे हैं वो नहीं होंगे और बदले में ये वाले वैल्यू आ जा रहे हैं। इंटैक्ट करने के बाद ये वाली वैल्यू नहीं होंगे और बदले में एक फोर्स ये आ जाएगा, बाकी सारे फोर्स वही रहेंगे। ये कौन सा फोर्स था हमारा स्टूडेंट, ये था हमारा P2S, ये फोर्स था P1S, और ये वैल्यू हमारा था N/'। तो अब यदि हम इस ऑब्जेक्ट को ये सोचें, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लॉटिंग विद इन दिस लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर फ्लॉट कर रहा है फुल्ली इमर्ज होकर, यानी ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट जो फोर्स है वो इसके वेट को बैलेंस करेगा। अब हम यदि इसमें लिखना शुरू करें नीचे से, तो ये वैल्यू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, P2S, राइट। नीचे की ओर क्या दिखाएंगे, तो ये वैल्यू तो पहले भी था और ये अभी भी रहेंगे N/'। बदले में देखिए स्टूडेंट, जो नीचे लग रहा था ये वाली वैल्यू, ये मैं किसके बदला में लिख रहा हूँ, दिस इज वाइंसी फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ वाइंसी, ये जो वैल्यू है। लेकिन जुड़ जाने के बाद हम नेट फोर्स का वैल्यू उसके वेट से बैलेंस कर रहे हैं। तो ये मैंने दिखाया P2S, ये वैल्यू N/', और जुड़ जाने का मतलब है नीचे के जो फोर्स लग रहा था वो नहीं है। तो नीचे की तरफ वाले फोर्स को नेगेटिव लिए थे प्रीवियसली, तो अब हम ये नहीं होने की वजह से इस वैल्यू को हम क्या लिख रहे हैं, P1'(S), यानी नीचे की ओर जो लग रहा था माइनस साइन वो नहीं है, यानी उतना अमाउंट कम हो गए। कम होने का मतलब जो नीचे लग रहे थे, इसके अगेंस्ट में लग रहे थे, वो नहीं होने का मतलब इसके साथ ये वैल्यू बढ़ जा रहे हैं, बदले में ये वाली वैल्यू भी ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये वैल्यू हमने क्या लिखा, Fg, राइट। समझ में आई बात है। और ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, दिस इज V/d2g के बराबर है ना। उसी ढंग से इसकी बात करें, इसमें जो फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स N बाई ऊपर की ओर। देखिए स्टूडेंट, ये जो फोर्स था बाई लिक्विड ऊपर लग रहे थे, अब इंटैक्ट करने के बाद ये नहीं है, तो ऊपर का पॉजिटिव वैल्यू कम हो गया, मतलब इसमें हम क्या लगा देंगे, P'(S'), और ये फोर्स इंटैक्ट करने के बाद बाई लोअर ब्लॉक, इसमें नीचे की ओर फोर्स लगेगा, दैट इज Fg, और ये फोर्स जो लग रहा था हमारा P1S, ये तो लगेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज P1S, यानी ये नेट फोर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, दैट इज V/d1g को बैलेंस कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, ऊपर वाला जो इक्वेशन था दोनों, वो वाइंसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हम इक्विलिब्रियम के हिसाब से इस इक्वेशंस को लिख रहे हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन से N/P1S, इस इक्वेशन में P2S N/', देखिए यहाँ पर P2S N/', इसका रिप्लेसमेंट करेंगे इस इक्वेशन से, N/-P1S, N/S माइनस N/-P1S, ये इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दें। देखें क्या होता है रिप्लेसमेंट करने से। P2S का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट,
P2S देखिए माइनस एन बाई डैश, ये वैल्यू हो जाएंगे एफ बी माइनस की जगह पर ये इधर आएगा, डेट इज प्लस पी डैश एस डैश। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी ये फिर कॉपी होंगे, डेट इज P1 S1 डैश, और क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, और ये वैल्यू आएगा हमारा तो एफ जी है ना, और बदले में ये वैल्यू हो जाएंगे VD2G। सिमिलरली इसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेकेंड में N/P1S, N/P1S ये वाली वैल्यू, इसमें हमारा क्या आएंगे, N/P1S का मतलब FV राइट, माइनस इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये वाला आएंगे P1 S1 डैश है ना स्टूडेंट, और बाकी एज इट इज रहेंगे ये वाली वैल्यू। एक और है हमारा क्या, डेट इज P1 S1 डैश माइनस FG है ना, माइनस FG, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इट इज इक्वल टू VD1G। तो ये वाले इक्वेशंस को हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं है ना। P2S माइनस एन वाई डैश की जगह पर हमने ये लिखा था, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो देखिए ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन हमारा है ये वैल्यू किसके बराबर हो गए, दिस इज इक्वल टू FV प्लस P1 डैश S1 डैश। उस ढंग से ये दोनों टर्म की जगह पर हम किसको पुट कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म हमारा जो शिफ्ट हो रहा है डेट इज FV माइनस P1 S1 डैश माइनस P1 S1 डैश माइनस FG। अब आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये वैल्यू भी प्लस, ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू क्या आएंगे माइनस। तो फर्स्ट टर्म कंसिडर हो गए, ये वाले टर्म टोटल कितना आ रहे हैं 4P1 S1 डैश, ये वैल्यू क्या है 2FG, ये वैल्यू किसके बराबर है VD2 माइनस D1 इंटू G राइट। अब देखिए स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस डेप्थ पर जाकर ये अलग हो जाएंगे। ग्लूड फोर्स की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हमारा 500 न्यूटन है, और ये जो एस डैश का वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा वैल्यू दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम यहाँ पर इस वैल्यू को अब पुट कर दें तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, ये राइट साइड शिफ्ट करेंगे। देखिए ये हमारा दिया हुआ 600, ये 400, तो 600 माइनस 400 मतलब 200, वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर। तो ये वैल्यू हो जाएंगे हमारा सॉल्व करने से 4P1 S1 डैश प्लस 2FG इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारा है वॉल्यूम 1 क्यूबिक, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है ना, तो ये हो गया 1.0 मीटर क्यूब, और D2 माइनस D1 का वैल्यू 200 kg/मीटर क्यूब इंटू 10, तो ये हो गया 2000 ये वाली टर्म। और ये वाले टर्म जो ग्लूड फोर्स का वैल्यू दिया हुआ 500 इंटू 2 मतलब ये हो गया 1000, ये 1000 इधर शिफ्ट करेंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कितना हमारा 1000। तो 4P डैश S डैश इज इक्वल टू 2000 माइनस 1000 डेट इज इक्वल टू 1000। इसको भी डिवाइड कर दें तो डिवीजन करने से अब P डैश का वैल्यू जो हम लिखेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू, हम एटमॉस्फेरिक इंक्लूड नहीं करेंगे, किस डेप्थ में बोल रहा है ना। तो ये वैल्यू हो जाएंगे 4, ये वैल्यू हो जाएंगे H, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑलरेडी हमने निकाल रखा था डेट इज 500, एस डैश का वैल्यू दिया हुआ आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है पावर -4 इसकल टू ये वैल्यू कितना आएंगे 1000। अब आप इसको सोल्व करें, देखिए ये साइड हमारा क्या है 2020, यानी ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगी है ना। यहाँ पर ये वैल्यू हो गए, एक बार फिर से देख लें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पर ये वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा, ये हमारा 2000, ये हमारा हो गया 1000 ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दिया हुआ है एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो ये हमारा जाएगा 10⁻⁴, और H/ρg यहाँ पर एक और छूट रहे हैं हमारा टर्म, इसको इधर हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट आपका जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू किसके बराबर होगा, ये वैल्यू 4P डैश S डैश इक्वल टू 1000 राइट। अब आप यहाँ पर P डैश का वैल्यू
एच के टर्म में लिखेंगे, एच इंटू रो का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 500 kg/m³ निकाले थे हमने, एच रो, जी का वैल्यू 10 और ये वैल्यू हमारा क्या है 100 सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁴ इजिकल टू ये साइड हमारा क्या है 1000। सो यहाँ से 1 2 3 4 ये वाले टर्म को कैंसिल आउट किए तो ये कैंसिल हो गया, तो 4 × 5 20 और ये वैल्यू 20 × 10 ये हो गया 200 इंटू एच बराबर 1000, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएंगे 5 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।